कैसे हो आप लोग। आई होप आपने लास्ट वीडियो अच्छी तरह समझी होगी, क्वेश्चंस भी बनाए होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखे भी होंगे, उसमें इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है मोशन चैप्टर का, और उसको अच्छी तरह समझा भी होगा। आज हम मोशन चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हैं। उसके जो बाकी टॉपिक मैंने आपसे कहा था अपने लास्ट लेक्चर के अंदर मैं डील करूँगा, तो उसके लिए आज हम स्पीड यानी कि चाल, वेलोसिटी यानी वेग, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, ये महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ेंगे। साथ साथ इन तीनों के आधार पर हम गति के प्रमुख 3 समीकरण पढ़ेंगे, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जिनका फिजिक्स के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 3 डाल लेंगे क्योंकि 2 हम पहले कर चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी अपने लास्ट लेक्चर में, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक नंबर 2 था हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आज नंबर 3 पे हम करेंगे। स्पीड मैथ में भी आता है आपका, हिंदी में चाल कहते हैं इसको। स्पीड के बारे में 1-2 बातें पता होनी चाहिए कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, अर्थात दिशा का महत्व नहीं है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्योंकि आप जानते हो कि डिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक मीटर है, अभी थोड़ी देर पहले ही करा है, और समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड है। तो स्पीड का हमारा ऐसा ही मात्रक आएगा मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसका ऐसा ही मात्रक आ जाएगा। इसको अब एग्जाम्पल से अगर समझना हो तो ऐसे समझेंगे कि अगर एक व्यक्ति ए से बी तक गया, ए से बी तक दूरी तय करता है, मान लीजिए 100 मीटर, और उसको दूरी तय करने में 100 मीटर की 10 सेकंड का समय लगता है। उसेन बोल्ट है उस व्यक्ति का नाम जो 10 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय कर सकता है, सभी ने नाम सुना होगा। तो अगर हमको इसकी स्पीड निकालनी हो तो डिस्टेंस बाय टाइम 100 बाय 10 इजिकल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है। तो ये हमारा स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है। स्पीड को हम इस तरीके से करते हैं। स्पीड का ऐसा ही मात्रक पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर अपना अगला टॉपिक करते हैं, वेलोसिटी। स्पीड के अंदर एक चीज और समझ सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड में क्या होता है कि अगर समान चाल से समान दूरी समान समय अंतराल में तय की जाती हो तो हमारा जो एकाग्रता या एक जो स्थिर चाल का जो ग्राफ आता है कांस्टेंट का, वो हमारा ऐसा आता है कि समान दूरी तय करी जा रही है समान अंतराल में। यानी कि अगर व्यक्ति इस प्रकार से चलता है, 10 मीटर तय कर रहा है, फिर 20 मीटर तय कर रहा है, फिर 30, फिर 40, लेकिन समय वो 10 सेकंड का ही ले रहा है हर एक अंतराल में, तो एक समान चाल कहलाती है, कांस्टेंट स्पीड कहलाती है। और कांस्टेंट स्पीड का जो ग्राफ आता है आपका, वो ऐसा होता है डिस्टेंस और टाइम का। तो ग्राफ भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आपका कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है ये। नाउ अब करते हैं अपना वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैंने बताया था हिंदी में वेग कहते हैं, जब हमने अदिश और सदिश राशि करी थी। वेलोसिटी एक सदिश राशि है, हमने पहले भी इसको डिस्कस करा है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड थी हमारी एक अदिश राशि डिस्टेंस बाय टाइम, और वेलोसिटी एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। अर्थात वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब कि वेलोसिटी के अंदर दिशा और परिमाण दोनों मौजूद होंगे। इसीलिए दिशा और परिमाण दोनों मौजूद होने के लिए इसका जो हमारा फॉर्मूला वो कुछ इस प्रकार से है कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि विस्थापन बटा समय।
हमने यहाँ पे डिस्टेंस इसलिए नहीं लिया है क्योंकि अगर हम डिस्टेंस ले लेते तो वो अदिश राशि हो जाता और वो चाल बन जाता। हमने क्योंकि वेलोसिटी वेग को सदिश राशि बनाने के लिए हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसको डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा ही मात्रक आप सभी को पता है मीटर है, और टाइम का ऐसा ही मात्रक सेकंड है, तो इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड ही आएगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है वो क्या पूछ रहा है, वेग पूछ रहा है या चाल पूछ रहा है, ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे अगर आपने गलती कर दी तो आपके फॉर्मूले में गलती आ जाएगी, जिससे आप चीज़ें कर नहीं पाएंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जब हमने ये करा था, ये वाला जो समझा था फिगर 3 4 5, अब यहाँ पे दूरी तो 7 है लेकिन विस्थापन 5 है, और इतना ट्रैवल करने के लिए उसे कितना टाइम लग रहा है, मान लो 10 सेकंड लग रहे हैं, और इतना ट्रैवल करने के लिए 15 सेकंड लग रहे हैं, तो टाइम के हिसाब से उसको अलग अलग भाग करना पड़ेगा, जिससे हमारे आंसर दोनों अलग अलग आएंगे। इसलिए एग्जाम में आपको बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि वहाँ पे वेग दिया है या चाल दी है, या वो डिस्टेंस की बात कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। दोनों को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। क्योंकि कई कई बार हम जब क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, ढंग से नहीं समझ पाते हैं, और वहीं हम मार खा जाते हैं, चाहे हमारे टॉपिक कितने भी अच्छी तरीके ना क्लियर हो। अगला हम टॉपिक करेंगे अपना 5वां, एक्सीलरेशन। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी में त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन मैंने लिखवाया था आपको, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैथ में और फिजिक्स दोनों जगह इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक्सीलरेशन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप लिख सकते हो, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक बात ध्यान देने की है, मैंने यहाँ पे वेलोसिटी ही लिखा, स्पीड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि त्वरण एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं यहाँ पे स्पीड लिख देता, स्पीड मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये हमारी स्केलर बन जाती, इसलिए हमने इसको वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर लिया है कि चेंज इन वेलोसिटी। साधारण भाषा में इसको समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा, एक बार इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि हमने लिखा है चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि v2 माइनस v1 बाय टाइम इज इक्वल टू v का हमारा क्या होता है, ऐसा ही मात्रक वेलोसिटी का थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, मीटर पर सेकंड, फिर नीचे क्या है सेकंड, ये सेकंड भी ऊपर चला जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार ऐसा लिखा होता है या कई बार ऐसे भी कर देता है, तो दोनों समान है, क्योंकि वो बटे में आ रहा है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों तरीके से वो आपसे कह सकता है। तो एक्सीलरेशन का हमारा ऐसा ही मात्रक पता लग गया, आपको परिभाषा पता लग गई, और ये पता लग गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और हम इसको थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे और क्लियर हो जाए। ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मान लो एक व्यक्ति चलना शुरू करता है, ए पोजीशन पे, बी पे, सी पे और डी पे, 4 पोजीशन पे वो जाता है। मान लो बाइक से आ रहा है, अपने घर से निकला, अपने घर से जब वो बाइक या किसी कार से निकला तो उस टाइम जो उसकी गति थी, उस टाइम उसकी जो कार की जो गति थी वो 0 थी, 0, क्योंकि कार तो घर से चलना शुरू करेगी नहीं, तो कार 0 पे ही रहेगी। उस टाइम जो उसकी गति थी वो 0 थी, और जब वो थोड़ा घर से बाहर निकलता है तो उसकी जो गति बढ़ जाती है,
गति बढ़ जाती है तो यहाँ पे उसकी जो मान सकते हैं वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकंड, और समय वो ले रहा है 10 सेकंड का ए से बी तक जाने में। बी से सी तक जाने में भी 10 सेकंड का समय मान लेते हैं। और लेकिन जब वो बी से सी तक गया तो वहाँ पे रोड चौड़ा था, यहाँ घर से निकला तो गली थी, इसीलिए गली में उसने गति कम कर रखी थी, तो 10 की स्पीड से वो आ रहा था। लेकिन जैसे ही चौड़ा रोड आया, बी से सी तक वो पहुंचा, तो उसने क्या करा, स्पीड बढ़ा दी और यहाँ पहुंचते पहुंचते उसने अपनी गाड़ी की स्पीड 40 कर ली। आप देख सकते हो कि 0 से 10, 10 से 40 गति में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, यही वेग में परिवर्तन आपका एक्सीलरेशन कहलाता है, जो हमने लिखा था कि एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन, देखो अभी वेग में परिवर्तन आ रहा है, 10 से 40 हो गया वेग, और हमने जो टाइम लिया, टाइम कितना लिया, 10 सेकंड का लिया टाइम। तो इसको कर सकते हो आप 40 माइनस 10 बटा 10 इजिकल टू 30 बटा 10, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आया। हालांकि इसको आप आसानी से समझ सकते हो, इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल है कि वेग में परिवर्तन, इसका जो वेग है वो परिवर्तित हो रहा है, 10 से 40 जा रहा है, और समय कितना लग रहा है उससे बस विभाजित कर देना है, आपका तुरंत आ जाएगा। आगे जाके और फिर वेग में परिवर्तन हो सकता है, मान लो आगे जाके गली आ जाए या रोड पे ट्रैफिक लग रहा हो तो उसका वेग जो है वो कम हो जाएगा, 20 हो जाएगा मान लो, समय मान लो 10 ही लग रहा है, या कम भी कर सकते हो ज़्यादा भी, तब भी वेग में परिवर्तन आ रहा है, तब आपका त्वरण कम हो जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे त्वरण ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना है। त्वरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक चीज़ ये और समझनी है कि जब गाड़ी चलती है या कोई वस्तु भी चलता है, तो स्टार्टिंग में अंदर शुरुआत में जो उसका वेग होता है, शुरुआती वेग, इनिशियल वेलोसिटी, जो शुरुआती वेग होता है, प्रारंभिक वेग जो होता है, उसको हम u से दर्शाते हैं, स्मॉल u से। और जब यहाँ पे जो व्यक्ति पहुंच जाता है या वस्तु पहुंच जाती है, जब फाइनल उसका वेग आता है, फाइनल उसकी वेलोसिटी आती है या अंतिम वेग आता है, तो उसको हम v से दर्शाते हैं। तो आपको स्मॉल u और स्मॉल v में अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि स्मॉल u आपका प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग आपका स्मॉल v, क्योंकि ये क्योंकि फिजिक्स की मोशन की 3 इक्वेशन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप मोशन की इक्वेशन नहीं समझ पाओगे। तो ये था हमारा एक्सीलरेशन। u और v को थोड़ा सा और समझ सकते हैं ऐसे, जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है, उसका प्रारंभिक वेग था 10 मीटर पर सेकंड, तो हम इसको u कहेंगे, और जो उसका अंतिम वेग था जो b पे पहुंचा, उसका अंतिम डेस्टिनेशन 20 मीटर पर सेकंड, तो हम इसको v कहेंगे। तो u आपका 10 शुरुआत का और v आपका 20 अंतिम। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, क्या शुरुआत का वेग शून्य हो सकता है? सोचेंगे इसको थोड़ा सा। शुरुआत का वेग शून्य यानी कि स्टार्टिंग ही शून्य से हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। अगर हम घर पे बैठे हैं तो हमारा वेग उस टाइम कुछ नहीं है, शून्य है, और हम वहां से अगर चलना शुरू कर रहे हैं तो हमारा वो जो शुरुआत का जो वेग आएगा वो आपका शून्य ही आएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन करा था थोड़ी देर पहले एक्सीलरेशन के केस में। क्या अंतिम वेग 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो हम चल रहे हैं और आगे जाके ट्रैफिक की रेड लाइट पे रुक जाते हैं तो वहाँ पे हमारा वेग बिल्कुल 0 आ जाता है, स्पीडोमीटर बिल्कुल शून्य पे आ जाता है, तो इसलिए वहाँ पे हमारा अंतिम वेग शून्य। तो आपका u भी शून्य हो सकता है और v भी शून्य हो सकता है, परिस्थिति पे डिपेंड करता है। एग्जाम में आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो u और v मैं समझता हूँ अच्छी तरह आपको आ गए होंगे। u माने प्रारंभिक वेग शुरुआत का और v माने अंतिम वेग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। u और v बताने के पीछे यही रीजन था कि आपको गति के समीकरण समझ में आ जाए।
तो आपके 3 गति के समीकरण हैं। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, b इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा आपका है s इक्वल टू u इंटू टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। v आपका अंतिम वेग, स्मॉल v आपका है फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। u आपका है प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। a आपका है एक्सीलरेशन, हमने कराया थोड़ी देर पहले, सारी चीज कर रखी है। t आपका है टाइम, s इक्वल टू आपका डिस्टेंस, दूरी। ये तीनों इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए और परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है कि उसने आपसे क्या पूछा है। अगर वो आपसे v पूछ रहा है, u पूछ रहा है, s पूछ रहा है और इक्वेशंस के अंदर, सवाल के अंदर उसने समीकरण के अंदर क्या दे रखा है, स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्या मांगना चाह रहा है, वो क्या दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करके आपसे वो कुछ भी निकलवा सकता है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसको उतार लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ डिस्टेंस है। s से आपको स्पीड में कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट s को स्पीड समझ लेते हैं, लेकिन ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वहाँ पे s का मतलब है आपकी डिस्टेंस, कितनी दूरी तय करी गई है, ना कि चाल। तो स्पीड मत समझना है इसको, इट्स अ रिक्वेस्ट, वरना आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये क्योंकि इन इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर स्पीड वो देगा ही नहीं, आपको वेग देगा। और s का मतलब वहां पे होगा आपका दूरी, कि कितनी दूरी उसने तय करवाई है। तो आगे करते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल में अगर मान लो वो कह दे, एक व्यक्ति A से लेकर B तक 100 मीटर तय करता है और 10 सेकंड का समय लेता है। और आपसे कहा जा रहा है कि व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है, होम से। एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है और ए स्थान, ए यानी कि उसका घर है, अपने घर से चलना शुरू करता है ए से, और जहां उसका स्कूल है बी, वहां तक जाता है और उसके घर और स्कूल के बीच में 100 मीटर की दूरी है। और वो आपसे अगर पूछ रहा है कि त्वरण ज्ञात करें, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। एक्सीलरेशन अगर आपसे वो ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आपके सबसे पहले माइंड में इक्वेशन आनी चाहिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें s दिया हुआ है, a पूछा है, कोई बात नहीं। यू स्क्वायर, वी स्क्वायर तो नहीं दे रखा, v का कोई जिक्र भी नहीं है कि अंतिम उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, u दिया हुआ है, हमें ये चीज़ समझनी होगी, वो घर पर है अपने, मैंने आपको पहले ही बताया था उसका प्रारंभिक बिंदु घर पर है। अब वो जो रेस्ट से शुरू कर रहा है, आराम से शुरू कर रहा है, तो वहाँ पे उसका जो u आएगा वो शून्य रहेगा। तो u उसने डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट दिया है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है हर टाइम कि अगर वो कह रहा है विराम अवस्था से चलना शुरू कर रहा है, या घर से चलना शुरू कर रहा है, या रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो आपका वो प्रारंभिक बिंदु ही दे रहा है और प्रारंभिक वेग कह रहा है वो शून्य। घर पर तो आपकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी ना, तो u आपका क्या आ गया 0 मीटर पर सेकंड। तो उसने इनडायरेक्टली आपको u दे दिया है, लेकिन v का उसने कहीं जिक्र नहीं किया है कि स्कूल पहुंचते पहुंचते उसका वेग क्या था। तो v के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया है और ना ही उसने a दिया है।
तो कुल मिला के हम ये वाली इक्वेशन तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर v भी हमें पता होना चाहिए और a भी पता होना चाहिए, क्योंकि a तो निकलवाया है तो उसके बारे में तो जानेंगे नहीं, तो दो वेरिएबल हमें नहीं पता है तो हम इसको कैंसिल करते हैं। दूसरी इक्वेशन देखते हैं एक, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि v हमको पता ही नहीं है। तीसरी इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि s हमें दे रखा है 100 मीटर, u हमको दे रखा है 0, a हमको निकालना है और t भी हमको दे रखा है 10 सेकंड। और एक चीज़ ये भी आप ध्यान में दे सकते हो कि अगर कोई भी हमारे पास 3 ही इक्वेशन है, अगर 2 से नहीं हो रहा तो वो तीसरी से बनेगा ही बनेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और वहाँ पे घबराना नहीं है कि हमारा नहीं हो रहा। इसको करके देखते हैं। S था हमारा 100 मीटर, U था हमारा 0 मीटर पर सेकंड, टाइम था हमारा 10 सेकंड, A हमारा था अननोन। तो ये निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अप्लाई करके देखते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 100, u क्योंकि 0 है तो t कितना भी हो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ a निकालना है और t दे रखा है हमें 10 का स्क्वायर। करके देखते हैं, 100 बराबर ये 0 हो गया आपका 0 प्लस हाफ इंटू 10 का स्क्वायर 100 a। फिर इसको करके देखते हैं, 100 बराबर 2 से अगर 100 को काटें तो 50 a बराबर 100 बटा 50 अर्थात 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए एक जगह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देगा और दूसरी जगह 2 मीटर पर सेकंड लिख देगा, वहाँ पे वो चेक करेगा कि आपको कितना ज्ञान है एसआई मात्रक का, एसआई यूनिट आपको कितनी आती है। अगर हमने थोड़ी देर पहले लिखा था कि एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर आपको ऐसा यूनिट आती है तो आप उसको सही कर जाओगे, वरना आप वहाँ पे भी गलती कर सकते हो, क्योंकि अगर उसने 4 ऑप्शन दे दिए ऐसे करके कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन कर दिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी कर दिया उसने 2 मीटर पर सेकंड और डी कर दिया उसने 4 मीटर पर सेकंड, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड देख के, क्योंकि आपका वहाँ पे तो 2 ही आया है काटने के बाद, वहाँ पे चेक होगा कि आपको कितना ज्ञान है एसआई मात्रक का। इसलिए जितनी भी आपको राशियाँ कराई जा रही हैं उनका एसआई मात्रक आपको कंठस्थ होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, अच्छी तरह आपको माइंड में रहना चाहिए। कर दें? ओके, आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।